अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम SME मैनेजमेंट MGT 601 के लेक्चर नंबर 80 को देखेंगे, जो कि हमारे पास मिड टर्म का लास्ट लेक्चर है। इसमें हमने जो पढ़ना है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करें, एटलीस्ट आप कमेंट भी कर दिया करें, समझ आई है तो ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो न्यू कंपनी को एस्टैब्लिश करते हैं उनको किन किन चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं कैश फ्लो एनालिसिस क्या होता है, पैसे का आने और जाने का जो हिसाब किताब होता है, ये कैश फ्लो एनालिसिस ही हमें बताता है, ख़ासतौर पर जब कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है। ठीक है, सो याद रखिएगा, जब कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसे सबसे पहले पैसे का इशू होता है, यानी कि कैश का इशू होता है, और इसे हम टीथिंग प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, यानी शुरुआती मुश्किलात। इसलिए कंपनी को पहले से अंदाज़ा लगाना होता है कि पैसा कितना आएगा और कितना खर्च होगा। इस प्रोसेस को कैश फ्लो एनालिसिस कहते हैं। क्लियर। कैश फ्लो एनालिसिस में हम देखते हैं कैश आउटफ्लो क्या है, कैश इनफ्लो क्या है, नेट कैश फ्लो क्या है, डिज़ायर्ड मिनिमम कैश बैलेंस क्या है, टोटल फंड्स रिक्वायर्ड क्या होंगे। ठीक है, अब मैं आपको इनका थोड़ा सा बताती चलूँ कि कैश आउटफ्लो मतलब होता है कि पैसा बाहर जाना। ठीक है, ये वो पैसा होता है जो कंपनी खर्च करती है, यानी शुरुआती, यानी कि इनिशियल एक्सपेंसेस हो गए, इसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि मशीनरी बिल्डिंग वगैरह हो गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं इसमें, सैलरी रेंट बिल्स वगैरह, इन सब का टोटल निकाल कर हम कहते हैं टोटल कैश आउटफ्लो ये है। ठीक है, कैश इनफ्लो मतलब कि पैसे का अंदर आना, यानी ये वो पैसा होता है जो कंपनी को मिलता है, जैसे कि कैश सेल्स हो गई, अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए, यानी उधार की रिकवरी जो होती है, इन दोनों का टोटल होता है टोटल ऑपरेटिंग इनफ्लो। इसके बाद नेट कैश फ्लो होता है। अब नेट कैश फ्लो इक्वल होता है कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। ठीक है, यानी कि कैश इनफ्लो में से माइनस कर देना होता है कैश आउटफ्लो को, जो आंसर आएगा वो नेट कैश फ्लो होगा। यानी अगर रिजल्ट नेगेटिव आए तो मतलब कंपनी को लॉस या शॉर्टेज हो रही है। इसके बाद डिज़ायर्ड मिनिमम कैश बैलेंस, यानी कि कंपनी को अपने पास कुछ मिनिमम कैश ज़रूर रखना होता है ताकि एमरजेंसी या डेली एक्सपेंसेस कवर हो सके। देन आ जाता है टोटल फंड्स रिक्वायर्ड, यानी कि आखिर में हम निकालते हैं कि टोटल कितने पैसों की ज़रूरत होगी। अगर नेट कैश फ्लो नेगेटिव हो तो मिनिमम कैश बैलेंस ऐड कर दें। ठीक है, उसमें यानी कि टोटल फंड्स रिक्वायर्ड इक्वल है नेगेटिव नेट कैश फ्लो प्लस मिनिमम कैश बैलेंस। ठीक है, सो इस एनालिसिस का जो पर्पज़ ये होता है कि कंपनी पहले से प्लान करे कि कितना पैसा खर्च होगा, कितना पैसा मिलेगा और कितना एक्स्ट्रा फंड चाहिए होगा। इससे नई कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स को। यहाँ पे फंड टाइप है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है या चल रही होती है तो उसे अपने बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं। इस पैसे को फंड्स कहते हैं। ये फंड्स डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं। ठीक है, जैसे कि शॉर्ट टर्म फंड्स, ये वो पैसा होता है जो थोड़ी देर के लिए लिया जाता है। ठीक है, यूजुअली 1 साल से कम टाइम के लिए। नेट ट्रेड क्रेडिट, ये उधार होता है जो सप्लायर्स कंपनी को देते हैं, माल लेकर बाद में पैसा देना होता है। कमर्शियल लोन्स, यानी कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से शॉर्ट टर्म लोन लेना होता है। इसके बाद इंटरमीडिएट लोन्स होते हैं, यानी ये लोन्स ना बहुत शॉर्ट होते हैं ना बहुत लॉन्ग होते हैं, यूजुअली 1 से 5 साल के लिए होते हैं, और कंपनी इन पैसों से अपनी मीडियम टर्म नीड्स पूरी करती है। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं, यानी ये वो लोन्स होती हैं जो ज़्यादा टाइम के लिए लिए जाते हैं, जैसे कि 5, 10 या 20 ईयर्स के लिए। कंपनी इन पैसों से मशीनरी ख़रीदती है, बिल्डिंग बनाती है, बिज़नेस एक्सपैंड करती है। इसके बाद इक्विटी आ जाती है, यानी ये वो पैसा होता है जो ओनर्स या इन्वेस्टर्स अपनी कंपनी में लगाते हैं। इसे लोन नहीं कह सकते क्योंकि इसे वापस करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो अपना पैसा होता है। ठीक है, इसके बाद टोटल फाइनेंसिंग आ जाता है, यानी सब सोर्सेज का टोटल मिलाकर जो पैसा कंपनी के पास होता है उसे टोटल फाइनेंसिंग कहते हैं। सो याद रखिएगा, कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा उधार, मीडियम लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स और अपने इन्वेस्टर्स के पैसे जो है वो उससे हासिल करती है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एंटिसिपेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब हम किसी बिज़नेस में पैसा लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उससे हमें कितना फ़ायदा मिलेगा। इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या ROI शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। एक और चीज़ याद रखिएगा कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या होती है। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब होता है ये चेक करना कि बिज़नेस फाइनेंशियली फ़ायदेमंद है भी या नहीं।
ये डिसीजंस इस बात पर होता है कि प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है या नहीं, इन्वेस्टमेंट सेफ है या रिस्की। ठीक है, सो रिटर्न का हिसाब कैसे लगाते हैं? देखिए, रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो एवरेज अर्निंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट के साथ कंपैरिजन। एवरेज अर्निंग्स यानी कि हम देखते हैं कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में कंपनी को एवरेज कितना प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट के साथ कंपैरिजन, यानी फिर इस प्रॉफिट को कंपेयर किया जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ या ओनर की अपनी कैपिटल के साथ। कैपिटल यानी कि नेटवर्थ या इक्विटी जिसे कहते हैं, इसे रिटर्न ऑन इक्विटी भी कहते हैं। बट इस कंपैरिजन का पर्पस क्या होता है? इस रिटर्न को हम दूसरे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ भी कंपेयर करते हैं, जैसे बैंक इन्वेस्टमेंट, दूसरा बिजनेस, प्रॉपर्टी वगैरह से। अगर नई कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो या ठीक हो तो बिजनेस को एक्सेप्टेबल समझा जाता है। ठीक है, और अगर प्रॉफिट कम हो तो फिर बिजनेस रिस्की या नॉन प्रॉफिटेबल माना जाता है। ठीक है, सो इस कंसेप्ट का जो सिंपल मतलब है वो यही है कि हम चेक करते हैं कि बिजनेस में लगाया गया पैसा कितना प्रॉफिट दे रहा है और क्या ये इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद है या नहीं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ के बारे में। देखिए, किसी भी एंटरप्राइज या कंपनी कह लें, उसकी कामयाबी में इंसान सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही काम करता है और बिज़नेस को चलाता है। इसलिए नई कंपनी को पहले से ये प्लान करना होता है कि कितने लोग चाहिए, उनकी स्किल्स क्या होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं A, B, C और D। हमारे पास A है जो कि एक्टिविटी एनालिसिस है, यानी जो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कंपनी में कौन कौन से काम होंगे। काम का पूरा फ्लो समझा जाता है और हर काम के लिए किसी लेवल की स्किल चाहिए होती है। सो कंपनी में क्या क्या काम होने वो पहले आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास B है, इसमें होता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, यानी फिर मिलते जुलते काम को एक ग्रुप में रखा जाता है ताकि एक बंदा या एक टीम आसानी से वो काम कर सके। यानी कि ये समझ लें कि सेम टाइप के काम एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट पर हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी अब डिफरेंट टास्क को अरेंज करके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। कौन मैनेजर होगा, कौन वर्कर होगा, कौन किस डिपार्टमेंट में होगा, यानी कंपनी का सिस्टम तैयार किया जाता है कि कौन किस पोजीशन पर होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर D है हमारे पास इंटर रिलेशनशिप एंड हायरार्की, यानी आखिर में ये डिसाइड होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, बॉस कौन होगा और एम्प्लॉयज़ कौन होंगे। इससे ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की यानी कि चेन ऑफ कमांड तैयार होती है। सो इस पूरे कंसेप्ट का मतलब यही हुआ कि कंपनी स्टार्ट करने से पहले ये प्लान किया जाता है कि काम कैसे होगा, कौन करेगा और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने ये चारों पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं। देन हम आगे देखते हैं क्या हमें बताया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एनालिसिस ऑफ कंपटीशन। देखिए, किसी भी न्यू बिजनेस या एंटरप्राइज की सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए कंपटीशन का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में आपके कंपटीटर्स कौन हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं। बट इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ कंपटीशन। ठीक है, एक तो डायरेक्ट कंपटीशन, दूसरा इनडायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट में क्या होता है, ये वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो सेम प्रोडक्ट या सेम सर्विस बेच रहे होते हैं। यानी अगर कोई कंपनी बिल्कुल सेम चीज़ बना रही है जो आप बना रहे हैं तो वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होगा। इसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है, यानी ये वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स देते हैं। यानी ऐसी कंपनीज जो सेम नीड को डिफरेंट प्रोडक्ट से पूरा करती हैं, वो इनडायरेक्ट कंपटीशन होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इसका पर्पस होता है वो क्या होता है, मतलब कंपटीशन एनालिसिस का मतलब ये देखना होता है कि मार्केट में कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हैं, उनका बिजनेस आप पर क्या असर डालेगा और आपके पास क्या यूनिक एडवांटेज है। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर को सिर्फ कॉम्पिटिटर्स को मैच नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे बेहतर जो है वो स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ख़ास तौर पर बिज़नेस के शुरुआती स्टेज में। अगर सिर्फ कॉम्पिटिटर्स को कॉपी किया जाए तो बिज़नेस स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। ठीक है, सो इससे हमें यही मालूम होता है कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कौन है और उनसे बेहतर प्लान बनाकर ही बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है फील्ड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू एंटरप्राइज। जब कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो सिर्फ आइडिया सेलेक्ट कर लेना काफ़ी नहीं होता। रियल लाइफ में उसे स्टार्ट करते वक्त बहुत सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, फील्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, इन प्रॉब्लम्स को दो मेन स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। एक तो प्री ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, और दूसरा कंस्ट्रक्शन फेज़ प्रॉब्लम्स होता है।
प्री ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स यानी जो शुरू करने से पहले के जो मसाइल होते हैं वो होते हैं, यानी ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले होती हैं। जैसे कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्ट करना, ये एक प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि बिज़नेस किस फॉर्म में होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, पार्टनरशिप में होगी, कंपनी बनानी होगी। तो अगर सही फॉर्म सेलेक्ट ना किया जाए तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा जो इसका ये होता है कि बेसिक फैसिलिटीज़ का जो है वो इंतज़ाम करना होता है, यानी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट। इन चीज़ों का प्रॉपर अरेंजमेंट करना एक बिग चैलेंज होता है, ठीक है। जो दूसरी हमारे पास इसकी टाइप थी वो ये थी कंस्ट्रक्शन फेज़ प्रॉब्लम्स, यानी जब बिज़नेस सेटअप हो रहा होता है उस टाइम भी बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि लैंड का हासिल करना, यानी फैक्ट्री या ऑफिस के लिए हमें ज़मीन तो चाहिए होती है ना। दूसरी बात ये कि बिल्डिंग और सिविल वर्क, यानी कि बिल्डिंग बनाना और कंस्ट्रक्शंस का काम कंप्लीट करना। तीसरी बात मशीनरी का इंतज़ाम करना, यानी मशीन्स ख़रीदना और उनको इंस्टॉल करना। चौथी बात रॉ मटेरियल और स्टाफ का अरेंजमेंट, यानी रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वर्कर्स और मैनेजर्स का इंतज़ाम करना होता है इसमें, ठीक है। पांचवी बात मार्केटिंग का सोचना, यानी प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे सेल करना है ये प्लान करना होता है। छठी बात इसमें है वर्किंग कैपिटल का इंतज़ाम करना, यानी रोज़ के खर्चों के लिए पैसा अरेंज करना होता है। सातवीं बात इसमें है कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, यानी कि डिफरेंट काम एक साथ चल रहे होते हैं, उन सबको मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। सो नया बिज़नेस स्टार्ट करना सिर्फ आइडिया तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि उसे सेटअप करते वक्त बहुत सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो पहले और कंस्ट्रक्शन फेज़ में जो है वो सोल्व करनी होती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास रेफरेंस आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉर्पोरेट कोलैप्स द काज एंड सिम्टम्स बाय जॉन विले, एंड बुक रिकमेंडेशंस की गई है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस बाय C.L. बनैसल। सो अगर चाहें तो आप ये इस बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।